दोस्तों, दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल से सिर्फ एक ही खबर सामने आ रही है कि रूस ने इमरजेंसी मदद भारत से मांगी है। दरअसल रूस और यूक्रेन का युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां पर लगातार भारी हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं और यहां तक कि रूस परमाणु हमला करने के ऊपर भी विचार कर रहा है। इससे पहले पोलैंड की तरफ से यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हमला यूक्रेन के ऊपर करने का विचार छोड़ा था और अब एक बार फिर से यही खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन दिनों चीन की तरफ से भी रूस के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि परमाणु हमला इस युद्ध में ना करे और अगर रूस ऐसा करता है तो हम रूस के साथ नहीं खड़े होंगे। बहरहाल दोस्तों, रूस ने किस तरह से भारत से मदद मांगी है और क्या नई अपडेट सामने आ रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में चलिए डिटेल में बात करते हैं। दरअसल यूक्रेन ने पिछले कुछ समय में रूस की कई ऑयल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों के कारण रूस की रिफाइनिंग क्षमता का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस की लगभग 40% रिफाइनिंग क्षमता कम से कम 2 महीने तक पूरी तरह सामान्य होने की संभावना नहीं है, अगर आगे कोई नया हमला नहीं होता। यही वजह है कि रूस के अंदर गैसोलीन की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया है और देश को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए रूस की कुछ बड़ी ऊर्जा कंपनियों ने भारतीय रिफाइनरियों से संपर्क किया है। इनमें रोसनेफ्ट, गैज़प्रोम नेफ्ट और लुकाइल जैसी प्रमुख कंपनियों के नाम सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों ने भारत की सरकारी और निजी रिफाइनरियों से गैसोलीन खरीदने की संभावना पर बातचीत की है। हालांकि यदि कोई सौदा होता है तो ईंधन की आपूर्ति सीधे कंपनियों के बीच नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स के माध्यम से की जा सकती है। भारत आज रूस से समुद्री रास्ते से कच्चा तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर अपनी रिफाइनरियों से उसे प्रोसेस करता है और फिर अलग अलग देशों को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी करता है। ऐसे में रूस का भारत से गैसोलीन खरीदने की कोशिश करना ऊर्जा व्यापार के लिहाज से एक असामान्य स्थिति मानी जा रही है। हालांकि भारत की सरकारी तेल कंपनियों का कहना है कि उनके पास फिलहाल अतिरिक्त गैसोलीन उपलब्ध नहीं है जिसे रूस को निर्यात किया जा सके। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों से रूस की ओर से संपर्क किया गया था, लेकिन इन कंपनियों ने बताया कि उनके पास अतिरिक्त निर्यात योग्य मात्रा नहीं है। इस मामले पर रूस की ऊर्जा कंपनियों और रूसी ऊर्जा मंत्रालय की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कुछ समय पहले भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय कंपनियां सीधे रूस को ईंधन नहीं बेच रही। हालांकि ये संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स भारतीय मूल का ईंधन खरीदकर आगे रूस तक पहुंचा रहे हो, यानी भारत से निकला ईंधन पहले किसी अन्य व्यापारी के पास जाता है और फिर वहां से रूस तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि भारत से रूस भेजे जाने वाले ईंधन के लिए शिप टू शिप ट्रांसफर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि समुद्र में एक जहाज से दूसरे जहाज में ईंधन स्थानांतरित किया जाएगा और उसके बाद वह जहाज रूस की ओर रवाना होगा। इस तरीके का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कई बार किया जाता है। जानकारी के अनुसार नायरा एनर्जी की वडिना रिफाइनरी से करीब 42,000 मैट्रिक टन गैसोलीन लेकर एक टैंकर रवाना हुआ था। बाद में मिस्र के पास समुद्र में इस कार्गो को दूसरे जहाज में ट्रांसफर किया गया, जो अब रूस की ओर बढ़ रहा है। वहीं एक अन्य टैंकर भी वडिनार से गैसोलीन लेकर निकला है और उसके भी आगे ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि नायरा एनर्जी ने इन दावों से इंकार किया है। कंपनी का कहना है कि उसने किसी रूसी कंपनी को ईंधन नहीं बेचा है और ना ही ऐसी कोई योजना है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता भारतीय बाजार में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना है। नायरा एनर्जी का कहना है कि वह पूरे भारत में अपने हजारों पेट्रोल पंपों और अन्य ग्राहकों की जरूरत पूरी करने पर ध्यान दे रही है। अगर भविष्य में यूक्रेन के हमले के कारण रूस की और रिफाइनरियां प्रभावित होती है तो रूस को केवल गैसोलीन ही नहीं बल्कि डीजल की भी जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल रूस के पास डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद बताया जा रहा है, लेकिन हालात बिगड़ने पर इसमें भी बदलाव आ सकता है। अब भारतीय कंपनियां इससे पल्ला इसलिए झाड़ रही है क्योंकि रूस की तरफ से भारत के ऊपर रूस के साथ तेल व्यापार करने के ऊपर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है और इसको लेकर पिछली वीडियो में ही हमने आपको बताया है कि यूएस संसद में बिल भी पेश किया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, पोलैंड के उप विदेश मंत्री व्लादिस्लाव ने दावा किया है कि साल 2022 के अंत में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उन विश्व नेताओं में अहम भूमिका निभाई जिन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करने का दबाव बनाया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन गिने चुने नेताओं में शामिल है जिनकी बात राष्ट्रपति पुतिन गंभीरता से सुनते हैं और यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत है। दिल्ली दौरे के दौरान एक प्रेस ब्रीफिंग में पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के आखिर में पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच कई दशकों से मजबूत संबंध रहे हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का रूस पर असर पड़ता है। उनके अनुसार भारत आज भी उन कुछ देशों में शामिल है जो रूस के साथ संवाद बनाए रखते हुए शांति की दिशा में प्रभाव डाल सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद कई बार रूस की ओर से परमाणु हथियारों का जिक्र किया गया। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों का मानना था कि हालांकि तत्काल परमाणु हमला होने के संकेत नहीं थे, लेकिन रूस ने इस विकल्प को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया था। यही कारण है कि दुनिया के कई बड़े देशों में चिंता बढ़ गई थी कि यदि युद्ध और अधिक बढ़ता है तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने वर्ष 2024 की अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि यदि रूस को युद्ध के मैदान में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती और यूक्रेन रूस के अंदर हमले जारी रखता है तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका बनी रह सकती है। यही वजह है कि कई देशों ने रूस के साथ लगातार बातचीत बनाए रखने की कोशिश की ताकि हालात नियंत्रण से बाहर न जाए। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय कई देशों ने मिलकर एक कूटनीतिक प्रयास किया था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे नेताओं ने भी रूस से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने की अपील की थी। पोलैंड के उप विदेश मंत्री का कहना है कि सामूहिक प्रयास का सकारात्मक असर पड़ा और तनाव को और अधिक बढ़ने से रोका जा सका। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व राजनीति के सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते हैं। भारत ने शीत युद्ध के समय से ही सोवियत संघ और बाद में रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। यही वजह है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत की बात को गंभीरता से लेते हैं। पोलैंड का मानना है कि भविष्य में भी भारत रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम कराने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री का ये दौरा केवल कूटनीतिक चर्चा तक सीमित नहीं था। इस यात्रा का एक बड़ा उद्देश्य भारत और पोलैंड के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना भी था। उन्होंने विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज के साथ बैठक की और दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की। पोलैंड चाहता है कि केवल रक्षा उपकरणों की बिक्री ही नहीं बल्कि भारत में संयुक्त रूप से उनका निर्माण भी किया जाए। ये मॉडल भारत पहले फ्रांस और रूस जैसे देशों के साथ अपना चुका है और अब अन्य देशों के साथ भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पोलैंड ने स्पष्ट किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन करता है और भविष्य में ऐसे रक्षा प्लेटफॉर्म विकसित करना चाहता है जिनमें भारतीय और पोलिश दोनों देशों की भागीदारी हो। हालांकि दोस्तों तब तो परमाणु युद्ध के खतरे को टाल दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से एक बड़े परमाणु हमले का खतरा यूक्रेन के ऊपर मंडरा रहा है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन के ऊपर कंसीडर कर रहा है परमाणु अटैक करने की, जिस वजह से यूक्रेन की राजधानी के अंदर रह रहे सभी डिप्लोमेट्स वगैरह को बाहर जाने का निर्देश रूस की तरफ से दिया गया। और इस चेतावनी के पीछे बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध का लंबा चलना और यूक्रेन के द्वारा लगातार रूस के ऊपर भारी अटैक करना है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस न्यूक्लियर अटैक कर सकता है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।